Good afternoon, students. Welcome to the online classes of Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School. This is your maths teacher, Saurabh Sharma. So, I would like to start our class with the new chapter in our for class 11, sequence and series. Okay. What is sequence and series? First of all, let us try to understand something about it. देखो, होता क्या है, अगर आपने क्लास 10th में मैथ्स पढ़े हैं, सीक्वेंस सीरीज 10th में था, सीक्वेंस था एपीजीपी, एपी वगैरह आप लोग पढ़े हैं तो आपको पता होगा फिबोनाची सीरीज क्या होती है। सुना है नाम फिबोनाची? किसी कार्टून का नाम लग रहा है ना। तो देखो होता क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग था। फिबोनाची जो आपकी बुक में पहला पेज है ना, उस पे जो किसी एक जन का मुखड़ा दिख रहा होगा, किसी एक जन का चेहरा दिख रहा होगा, यही है फिबोनाची। ये भी एक मैथमेटिशियन है। इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल, इनसे एक जन ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल किया और उस सवाल को सॉल्व करने में इनको 6 महीने लगे। लास्ट में इन्होंने सॉल्व कर दिया। जैसे कि सवाल ये था, मुझे परफेक्टली वो क्वेश्चन याद नहीं है बट सम वॉट, अगर मैं शुरू में ही एक पेयर खरगोश का ले आऊं, एक मेल एक फीमेल, है ना, और जो फीमेल जो है वो पहला बर्थ 2 मंथ्स के बाद देते हैं अपने बेबीज का और 2 बच्चों को जन्म देंगे, लेकिन उसके बाद हर मंथ नए नए बच्चों को जन्म देते रहेंगे। ठीक है, हर मंथ नए बच्चों को जन्म देते रहेंगे। क्या समझ में आया? एक पेयर है, दोनों बड़े होंगे, है ना, 2 महीने का समय लगेगा, पहला बर्थ देंगे, 2 बच्चे होंगे, तो दो दो से फैमिली कितने की हो जाएगी? 4 की हो जाएगी। ठीक है ना, 2 महीने बाद फिर जो नए जो बच्चे होंगे, अब उनसे फर्दर ये फैमिली आगे बढ़ती जाएगी और आगे बढ़ते बढ़ते यही किसी ने पूछा कि 10 मान लो 1 साल बाद हमारे पास टोटल कितने खरगोश होंगे। अगर हम इस बात को माने कि रैंडमली किसी खरगोश की एक्सीडेंट या किसी भी तरह से कोई मौत नहीं होती, तो 1 साल बाद हमारे पास कितने खरगोश होंगे टोटल। ठीक है, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन था और उन्होंने सॉल्व करके बता दिया कि कितने होंगे क्या होंगे। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये सीक्वेंस सीरीज का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है और इसका पूरा सोल्यूशन आपको क्लास 10th की बुक में मिल जाएगा। क्लास 10th की एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें लास्ट में जो अपेंडिक्स का सेक्शन है उसी के किसी एक पेज नंबर में ये दिया हुआ है ये पूरा सोल्यूशन। ठीक है ना, तो और सीक्वेंस का जो चैप्टर है एनसीईआरटी का उसमें भी ये सोल्यूशन दिया हुआ है, तो उसको आप देखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो वहीं से इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फिबोनाची में। बिसाइड दैट, आप लोगों ने शंख देखा है? शंख, और वो देखिए जो सीप होती है फ्लैट शेप में, जो इस टाइप की स्पाइरल होती है, जिसमें एक गोल सा बटन टाइप का होता है, एक गोल सा बटन होता है इस टाइप का, है ना, ऊपर से स्पाइरल होता है। मंदिर वंदिर में रखते हैं हम लोग पूजा वूजा में और कई सारे गेम्स में भी इस्तेमाल करते हैं खेलने के लिए, है ना। और शंख देखा ही है ना। इसके अलावा क्या आपने कभी वो देखा है, क्या बोलते हैं, सूरजमुखी का फ्लावर देखा है? हकीकत में नहीं देखा, कोई बात नहीं, कभी मौका मिले तो देखिएगा। और कभी आपने वो देखी है, क्या बोलते हैं, गुलाब का फूल देखा है? देखा है क्या कभी गुलाब के फूल का जब कलियां खिलना शुरू होती हैं तो वो सिचुएशन देखी है? या कमल की देखी है? नहीं देखी? देखिएगा ये सारी चीज। इन सब में एक बात कॉमन है क्या? उन सब में ये स्पाइरल बनते हुए नजर आएगा आपको। ऐसा ही स्पाइरल हर जगह बनते हुए नजर आएगा। शंख में भी ऐसा स्पाइरल होता है, वो फ्लैट टाइप की सीप जो बोल रहा हूँ उसमें भी होता है। कमल का फूल होगा वो भी खिलना शुरू होगा तो उसके फ्लावर पेटल्स ऊपर से जब देखोगे उसका शेप, तो आपको ऐसा ही फिगर नजर आएगा। यानी कि ऐसा शेप आपको एक नहीं कई सारी जगह नजर आएगा, है ना। क्या ये शेप कोई मैजिक है क्या? नहीं, ये मैजिक नहीं, एम से मैजिक नहीं, एम से मैथ होता है। ठीक है ना, तो इसमें पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है कोई। ठीक है, इवन आपने याद होगा अगर क्लास 9th में जब आप इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ते थे
तो आप एक स्पाइरल बनाना सीखते थे, ये बनाते थे, फिर ये बनाते थे, फिर ये बनाते थे। याद आ रहा है कुछ ऐसा? कुछ नहीं बनाया ऐसा? नहीं? ऐसा कोई फिगर नहीं देखा है आज तक? नो सर। अच्छा, अंडर रूट 2 कैसे ड्रॉ करोगे नंबर लाइन पर? कैसे बनाएंगे? 1 सेंटीमीटर की लाइन खींच दो, 1 सेंटीमीटर की हाइट बना दो। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम इसकी लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट 2 सेंटीमीटर होगी कि नहीं होगी? हो गई ना? अब इस लेंथ को कंपास से मेजर करो और ऐसे प्लॉट कर दो। तो यहां से यहां तक की ये जो लेंथ आई, ये टोटल लेंथ, ये यही है अंडर रूट 2 की लेंथ। नहीं समझ में आया बात? आया? कोई पूछ ले भाई अंडर रूट 3 बना के दिखाओ उनको, बताओ ये जो रियल नंबर की लाइन है 0 1 2 3 4, इसमें अंडर रूट 3 कहां आएगा? कैसे बनाओगे? बनाया है कभी? नहीं। क्लास 9th में आता है ये। तो क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट 2 की लाइन तो नीचे, इस ये अंडर रूट 2 बना लिया ना, अंडर रूट 2 यहां ले लो, इतनी बड़ी ले लिया अंडर रूट 2। फिर 1 सेंटीमीटर का हाइट और बना लो, ये रही 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और अंडर रूट 2 सेंटीमीटर। तो बाय द पाइथागोरस थ्योरम ये लेंथ कितनी होगी? अंडर रूट 3 होगी कि नहीं होगी? ये अंडर रूट 3 सेंटीमीटर होगी। तो आ गई ना अंडर रूट 3। तो 0 से लेके अंडर रूट 3 देखो यहां मेजर कर लोगे ऐसे, तो ये आ गया अंडर रूट 3। आ गया ना अंडर रूट 3? तो ऐसे करते हैं, ऐसे किया जाता है। तो ये रहा अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 पर आपने 1 सेंटीमीटर बनाया तो अंडर रूट 3 बन गया। अंडर रूट 3 पर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया तो अंडर रूट 4 बन गया। अंडर रूट 4 पर 1 सेंटीमीटर बढ़ाया तो पाइथागोरस थ्योरम से ये अंडर रूट 5 बन गया। अंडर रूट 5 में 1 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर बनाया तो हाइपोटेनस क्या बन गया? अंडर रूट 6। अंडर रूट 6 पर 1 सेंटीमीटर की हाइट बनाई, फिर ये पाइथागोरस से मिलाया तो क्या बन गया? अंडर रूट 7। इसी तरह 8 9 10 ऐसे ये स्पाइरल। तो होता क्या है, क्या ये फिगर ऐसा कुछ नहीं है? स्पाइरल है कि नहीं? है ना? तो यही होता है, यानी कि ये पूरी की पूरी मैथमेटिक्स है। जो आपको गुलाब का खिलना नजर आ रहा है, जो आपको कमल का शेप नजर आ रहा है, जो सूरजमुखी के सेंटर पे जो शेप नजर आ रहा है, ठीक है ना, सब में सीक्वेंस सीरीज का रोल होता है। ठीक है, आपको वैसा नजरिया बनाना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो सीक्वेंस बोलते किसे हैं, सीक्वेंस किसको बोलते हैं समझो। एक बात बताओ, क्लास के सारे बच्चे सीक्वेंस में हैं, इसका मतलब समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? आप क्या समझोगे इसका मतलब? हम्म? या तो हाइट वाइज सीक्वेंस में खड़े हैं, या तो वेट के वाइज सीक्वेंस में खड़े, या रोल नंबर वाइज सीक्वेंस में खड़े हैं। रोल नंबर 1 वाला पहले खड़ा है, 2 वाला बाद में, 3 वाला बाद में, उसके ऐसे से। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, जब आप किसी एक पर्सन को किसी एक नंबर से जोड़ते हो तो ये क्या करते, इस चीज को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इस चीज को चैप्टर 1 के अकॉर्डिंग? चलो हिंट दे दिया मैंने, चैप्टर 1। जैसे क्लास में मान लो अभी अपने 3 लोग हैं, के, S1 S2 और K1 K2, और एक मैं खुद S। हम 4 लोग हैं, हम चारों को रोल नंबर मिल गया, इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5। तो क्या ये लोग अभी सीक्वेंस में हैं? नहीं। नहीं। अब ऐसे कर दो, इसको पहले कर दो S2 S1 K2 and K2 S and K1। अब सीक्वेंस में है क्या? बताओ, ये क्या है? वो सारे लोग जो इस क्लास में हैं, ये सारे लोग कौन है इस क्लास के लोग? तो ये एक सेट है कि नहीं?
ये क्या नंबरों का सेट है कि नहीं? क्या आपने इस सेट से इस सेट में किसी ना किसी को किसी नंबर से जोड़ा कि नहीं जोड़ा? इस चीज को क्या बोलते हैं? फंक्शन, मैपिंग, इसी को तो बोलते हैं, और कुछ बोलते हैं? S1 S2 की इमेज 1 पे गई, S1 की इमेज 2 पे गई, K2 की इमेज 3 पे गई, S की इमेज 4 पे, K1 की 5 पे। हो गया ना? तो ये होती है, इसको क्या बोलते हैं? मैपिंग। तो बताओ, जब आप किसी चीज को सीक्वेंस में लाते हो तो उसमें वो किसी ऐसे सेट का कलेक्शन होता है जिनको किसी ऑर्डर में, जिनकी मैपिंग नेचुरल नंबर से की जाती है। क्या ये बात सही होगा? फिर से सुनो, जब किसी सेट को सीक्वेंस में रख दिया जाता है तो उस सेट के एलिमेंट्स को किसी ऑर्डर में रख दिया जाता है, इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग से इंक्रीजिंग, या किसी नेचुरल नंबर के ऑर्डर में। 1 नंबर वाला पहले, 2 नंबर वाला बाद में, 3 नंबर वाला उसके बाद, 5 ऐसे ऐसे करके यही करते हैं। यानी कि सीक्वेंस इज नथिंग बट अ किसी भी सेट की मैपिंग करना नेचुरल नंबर से। अंडरस्टूड? सीक्वेंस, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच हैज बीन मैप्ड अंडर अ नेचुरल नंबर। यानी कि 1 2 3 4 से उनकी मैपिंग कर दी गई, नेचुरल नंबर से अरेंज कर दिया गया 1 से लेके इनफाइनाइट तक। समझ गए बात? जीरो से नहीं होगी। क्यों होगी? सोचो, एक बार के लिए सोचिए, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, बस लाइन पे रहिए। तो अगर आप लोग अपनी अपनी बुक ओपन कर रखे हो तो इंट्रोडक्शन में ये बात लिखी गई है, इंट्रोडक्शन में इस बात को लिखा गया है कि सीक्वेंस इन अ मैथमेटिक्स द वर्ड सीक्वेंस इज यूज्ड फॉर द मच इन द सेम वे इन ऑर्डिनरी इंग्लिश। यहाँ पर सीक्वेंस का मतलब वही है जो इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में सीक्वेंस का मतलब होता है किसी भी चीजों को ऑर्डर में लिखना। जो चीज पहले नंबर की उसको पहले लिखना, जो चीज दूसरे नंबर की उसको दूसरे पे लिखना। क्या किसी का रोल नंबर 0 हो सकता है? नहीं। नहीं हो सकता। हो सकता है सर, लॉजिकली देखा जाए तो हो सकता है किसी को जो 0 दे दें, 1 दे दें। तो सीक्वेंस का मतलब क्या नेचुरल नंबर से मैपिंग कहना सही होगा? होल नंबर से। सीक्वेंस का डेफिनेशन कहीं ये बात बोला अभी इसमें, अभी तक जो लिखा? ऑर्डिनरी इंग्लिश, व्हेन वी से द कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट लिस्टेड इन सीक्वेंस वी यूजुअली मीन दैट द कलेक्शन इज ऑर्डर्ड इन विच वे दैट इट हैज एन आइडेंटिफाइड फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर एंड थर्ड मेंबर। कहने का मतलब, किसी भी चीज को सीक्वेंस में लिखने का मतलब ये नहीं कि उसकी 1 2 3 4 नंबरिंग कर दी। इसका मतलब आप हर एक एक को असाइन कर पाओ। आप देख के ये पहचान पाओ कि कौन सा आदमी पहला है, कौन सा दूसरा है, भले ही उसका रोल नंबर 0 हो, कोई बात नहीं। समझ गए बात? जैसे कि क्लास में सब लोगों को मैंने रोल नंबर ना दे के कलर्स दे दिए। जैसे क्लास में 7 स्टूडेंट्स है मान लो, तो हमारे कितने कलर्स हैं विब ग्योर में? 7 कलर्स। तो फर्स्ट वाले को वायलेट दे देता हूँ, आई सेकंड वाले को इंडिगो, थर्ड वाले को ग्रीन, फोर्थ वाले को येलो, 5 वाले को ऑरेंज, है ना, और 6 वाले को रेड। इस तरह से कि 7 कलर्स हैं, सबको सातों कलर्स दे दिए, है ना, सबको दे दिए सातों कलर। तो विब ग्योर में सबसे पहले कौन आ रहा है? वायलेट। तो सबसे पहले मैं किसको बुलाऊंगा? वायलेट को। समझ गए? तो वायलेट। इसको भी सीक्वेंस बोलते हैं। सीक्वेंस का यानी किसी सेट को ऐसी अनदर सेट से मैपिंग कर देना जिसमें आप फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है आइडेंटिफाई कर पाओ। विब आपने सभी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स को सेट ऑफ क्लास के साथ स्टूडेंट की मैपिंग किस में कर दी? 7 कलर्स में। तो 7 कलर्स का जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्लास का सीक्वेंस कहलाएगा। अब 7 कलर्स में वायलेट पहले आ रहा है तो वायलेट कलर वाला स्टूडेंट, वायलेट कलर जिस स्टूडेंट को दिया है मैंने वो स्टूडेंट पहले आएगा। तो आप जैसे ग्रीन को बुलाऊंगा तो आप समझ जाओगे कि थर्ड नंबर को स्टूडेंट को बुला रहा हूँ, अरे फोर्थ नंबर को बुला रहा हूँ। समझ गए बात? तो ये चीज होता है। अब समझ में आया क्या क्या मतलब होता है? होल नंबर भी हो सकते हैं, निगेटिव नंबर इंटीजर भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जनरली नेचुरल नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है? आज तक कभी किसी नंबर स्टूडेंट को रोल नंबर 0 नहीं मिला है। ठीक है? दिया जा सकता है, वो अच्छी बात है, बट दिया कि नहीं गया वो अलग चीज है। ठीक है ना? 0 पीरियड आपका लगता है, इसी स्कूल में सुना है ना? और भी जगह सुना है क्या? मैंने तो नहीं सुना आज तक, मैंने कभी भी 0 पीरियड नहीं लिया।
होगा जीरो माइनस का, हो सकता है फिर -1 पीरियड आ जाए कुछ समय बाद, फिर -3 आ जाए, -2 आ जाए, फिर एक समय इंफिनिटी पीरियड आ जाएगा, है ना। सर कुछ ही। तो यहां तक समझ में आया क्या होता है सीक्वेंस। अब देखो क्या लिखा है। तो सीक्वेंस का मतलब ये होता है, तो सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में एक अंतर होता है क्या। हर वो चीज जिसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ एलिमेंट फिक्स हो, उसमें आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आइडेंटिफाई कर पाओ, उसको सीक्वेंस बोलोगे। लेकिन हर वो चीज जो स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करे, उसको सीक्वेंस प्रोग्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रोग्रेशन। जो आपका सेकंड पैरा में लिखा है, सीक्वेंस फॉलोइंग स्पेसिफिक पैटर्न इज कॉल्ड प्रोग्रेशन। जैसे कि एक एग्जांपल देखो, मैं दिखा रहा हूं। फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची जो है उन्होंने ये सीरीज दी थी। इसमें एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है इन्हीं का, ये वाला। दिख रहा है क्या? इसमें कोई पैटर्न नजर आ रहा है कि अगला नंबर कौन सा आएगा? क्या? नहीं है ना? है? है? कौन सा पैटर्न है? हाँ, 3, 5, 5 + 3, 8। हाँ 8 होगा यहाँ पर, ये गलत हो गया। यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 13 हो जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पैटर्न समझ में आ रहा है यहाँ पर। तो ये सीक्वेंस है, इसमें पहला एलिमेंट कौन है? 1, दूसरा 1, तीसरा 2, चौथा 3, पांचवा 5, छठा 8। तो ये सीक्वेंस है, लेकिन ये प्रोग्रेशन भी है, ठीक है। बट ये वाला सीक्वेंस देखो, ये भी एक सीक्वेंस है, बट इसमें कोई पैटर्न नहीं है, रैंडमली लिख दिया मैंने, बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है नंबर। कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या? या आपके पास कोई ट्रिक मिल रही है क्या इसको पता करने की कि अगला नंबर कौन आएगा 19 के बाद? नहीं। तो ये सीक्वेंस है, पर ये प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब आप पढ़ते थे, आपको याद होगा पिछली क्लास में, जैसे कि अगर कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में पहला एलिमेंट ए 2 है एंड डी की वैल्यू 3 है, तो हमारा एपी क्या बनेगा? 2, 5, है ना, A2 and 2 plus this 5 and 3 to just 6 plus 6 plus 2 8 and 3 3 जा 3 3 जा 9 plus 2 11, फिर 11 और ये 2 8, 11 में प्लस 2 13, ऐसे चलता जाएगा। समझ पा रहे हो कि नहीं? ये किससे बना? A+n-1 D से बन रहा है कि नहीं बन रहा है? n हमारा पोजीशन है, n की वैल्यू पहले पोजीशन पे जो आदमी है 1 - 1 0 इंटू 3, तो 2 आया। n की वैल्यू 2 है, सेकंड पोजीशन, है ना। तो ये सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो होता है वो भी क्या होता है? एक सीक्वेंस होता है। क्या होता है? सीक्वेंस होता है। अब उसको अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं बोला गया चैप्टर में, क्या बोला गया? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मैंने अभी अभी बताया, किसी भी सीक्वेंस को, कोई भी सीक्वेंस प्रोग्रेशन बन सकता है अगर सीक्वेंस में कोई पैटर्न फॉलो हो रहा हो। समझ गए बात यहां तक? यहां पर पैटर्न है ना, तो इसे हम लोग सीक्वेंस नहीं, सीक्वेंस ना बोल के प्रोग्रेशन बोल देंगे, या फिर अर्थमेटिक सीक्वेंस भी बोल सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। बट आपको अंडरस्टूड होना चाहिए कि जब किसी सीक्वेंस में कोई पैटर्न नजर आए तो उसे प्रोग्रेशन बोलना है, अगर सीक्वेंस में कोई पैटर्न नजर ना आए तो उसे प्रोग्रेशन नहीं बोलना है, ठीक है। तो ये होता है, इसीलिए अर्थमेटिक सीक्वेंस ना बोल के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोला जाता है। भले ही यहां पर तय होता है कि पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट
5 है, तीसरा एलिमेंट 8 है, समझ रहे हो? यहाँ पर हर पोजीशन पे हर एक एक नंबर फिक्स है, तो सीक्वेंस है कि नहीं है? फर्स्ट एलिमेंट कौन है, सेकंड कौन है, थर्ड कौन है, नाइन्थ एलिमेंट कौन है, पता कर सकते हो ना? तो ये हो गया सीक्वेंस है ये। पर सीक्वेंस के अलावा भी इसमें पैटर्न है, इसलिए इसको सीक्वेंस ना बोल के सिंपली प्रोग्रेशन बोल दिया जाता है, इसीलिए हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, समझ में आया यहां तक बात? तो यही होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसी तरह तो ये बेसिक चीज ध्यान रखना। तो पेज सीक्वेंस देखो, यहाँ पर पेज नंबर चैप्टर 9 का ही जो बॉटम में देखो क्या दिया है, सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया है, क्या दिया है? Assume that there is a generation gap of 30 years and we were asked to find the number of ancestors. Okay, क्वेश्चन पढ़िए ये वाला, that means parents, grandparents, great grandparents, that a person might have 300 years. How many people were there in a 300 years? Total number of grandparents या फिर total number of ancestors will be there. क्वेश्चन समझ में आया क्या ये? आ गया? पापा को फोन हो। क्वेश्चन देखिए क्या है, जिन्हें नहीं समझ में आया। एक आदमी है जैसे कि मैं ही, है ना, मैं जानना चाहता हूं कि आज से 300 साल पहले तक अगर मैं अपनी पूरी फैमिली को खड़ा कर दूं साथ में, एंसिस्टर्स की, किसकी? एंसिस्टर्स की, यानी कि मेरे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट 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 ग्रैंड पेरेंट्स, सारे को ले लूं तो टोटल हम लोग की पूरी फैमिली कितनी बड़ी होगी, इसके बारे में जानना चाहता हूं। ये बात दिया गया है कि जनरेशन गैप कितना है? 30 साल का, यानी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे बीच 30 साल का गैप है। मेरे पेरेंट्स कौन? मेरे माता पिता, यानी कि मेरे माता पिता हो गए 2 लोग, है ना, मेरे पेरेंट्स हो गए 2 लोग, है ना। अब उनके जो पेरेंट्स होंगे, एक होंगे फ्रॉम द माई मैटरनल साइड एंड एक होंगे फ्रॉम माई पैटर्नल साइड, यानी कि मेरी मॉम के साइड से भी 2 पेरेंट्स होंगे, मेरे नाना नानी, और एक मेरे पापा के साइड से होंगे मेरे दादा दादी। तो कितने लोग हो गए? और 4 लोग हो गए। तो देखो अपनी अपनी बुक में पेज, नेक्स्ट पेज पर 2 के बाद क्या आया? 4। अब मेरे जो दादा हैं उनके 2 पेरेंट्स होंगे, है ना, होंगे ही, मेरे दादा के 2 माता पिता, और मेरी दादी हैं उनके भी पेरेंट्स होंगे, है ना। और इसी तरह मेरे नाना के भी 2 पेरेंट्स है और मेरी नानी के भी 2 पेरेंट्स, टोटल कितने लोग हो गए? 8, है ना। और फिर उनके भी पेरेंट्स होंगे, हो गए ना। तो मैं कितने साल का रिकॉर्ड चाहता हूं? 300 सालों का। 300 साल की बात कर रहा हूं, पिछले 300 सालों में, और हर एक के बीच 30 साल का गैप है, यानी कि मेरे से मेरे पेरेंट्स में 30 साल का गैप है, मेरे पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स में 30 साल का गैप है, और उनके पेरेंट्स से उनके पेरेंट्स में 30 साल का गैप है। तो मेरी कितनी जनरेशन आ जाएंगी 300 सालों में? ये रही मेरी पहली जनरेशन, है ना। मेरे पेरेंट्स हो गई एक जनरेशन, दूसरी जनरेशन कौन हो गई? मेरे ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, नाना नानी, और फिर थर्ड जनरेशन मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, मेरे नाना के पेरेंट्स, मेरी नानी के पेरेंट्स, मेरे दादा के पेरेंट्स एंड मेरी दादी के पेरेंट्स, सबको प्रणाम। इसी बहाने याद तो किया, ठीक है। तो प्रणाम करना इस सवाल को जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आप तो ये। 10, यानी कि हम पूरी 10 पीढ़ियों की बात कर रहे हैं। कितनी? 10 पीढ़ियों की, यानी कि अगर हम 10 पीढ़ियों को साथ में मिला दे तो हम लोग की पूरी फैमिली एक टेबल पे बैठेगी, तो कितना बड़ा टेबल होना चाहिए, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो लास्ट में इसका आंसर दिया है 1024, यानी कि 10वीं जनरेशन जो होगी उसमें 1024 लोग आ जाएंगे, ठीक है। 10वीं पीढ़ी में 1024 आएंगे, है ना। पहली पीढ़ी में 2 लोग, दूसरी पीढ़ी में 4, तीसरे में 8, टोटल करते जाओगे तो इसमें तो सिर्फ 2 लोग हैं, इसमें 4 हैं,
अभी तुमने सबका टोटल नहीं किया है, अभी पूरी फैमिली का डाइनिंग टेबल नहीं पता है कितने का है। ये पता चलेगा कि 10th वाली जो जनरेशन होगी उसमें मेरी फैमिली के 1024 लोग होंगे 10th वाली पीढ़ी में, है ना। 10th वाली पीढ़ी में 1024 होंगे, है ना। लेकिन हर एक पीढ़ी में सबको मिलाओगे तब ना सब साथ में बैठेंगे, सारी जनरेशंस। तो अभी उन सबको सम करना बाकी है। तो ये एक सीक्वेंस है कि नहीं, है ना। पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, ठीक है। तो ये चीज हो गया। सो दीज नंबर्स आर कॉल्ड सीक्वेंस। इसे क्या बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह एक और देखो 3.33 3.3333 ऐसे करता गया है। 10 से जब 3 से 10 को डिवाइड करेंगे तो ऐसा रिजल्ट आएगा, तो उसको लिखा है। तो गौर करना लास्ट में क्या लिखा है। इसमें लिखा है वी नो दैट, इसमें ये जो हर एक है ना, इन सबको क्या बोलते हैं, टर्म्स। क्या बोलते हैं, टर्म्स। जनरली इस टर्म को A1 A2 A3 AN से डिनोट करते हैं, वेयर दिस 1 2 3 एन डिनोट्स इट्स पोजीशन, ठीक है ना। A1 का मतलब पहला, A2 का मतलब दूसरा, A3 का मतलब तीसरा टर्म, A4 का मतलब nth का मतलब nth टर्म, ठीक है ना। ये चीज लिखा है। फिर क्या लिखा है, तो यहां पर A10 की वैल्यू कितनी है, ये रही A10, 10वीं जनरेशन है ना, ये रही A1, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, तो कोई सीक्वेंस फाइनाइट भी हो सकता है, कोई इनफाइनाइट भी हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर 10 पीढ़ी तक है ना, तो फाइनाइट सीक्वेंस। लेकिन अगर मैं अनंत कब धरती शुरू हुई तब से अपने पेरेंट्स को काउंट करना चाहता हूं, तो ये इनफाइनाइट सीरीज बन जाएगी, सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है ना। सीरीज नहीं, सीक्वेंस, समझ के बात। तो ये बेसिक बेसिक चीजें हैं। इसके बाद देखो क्या लिखा है, 2 4 8 मान लो सेट ऑफ नेचुरल नंबर ले लिया आपने, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिख दिया ऐसे, 2 4 6, सॉरी इवन नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर 8 अप टू ऐसे चलते जाओगे। एक बात बताओ, ये मैंने फाइनाइट सीरीज लिखी कि इनफाइनाइट सीरीज, इनफाइनाइट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख देता 98, अब फाइनाइट है कि इनफाइनाइट है, फाइनाइट। अब इनफाइनाइट है, ठीक है। इनफाइनाइट। ध्यान रखना। ये क्या इस सीरीज में कोई पैटर्न है, हाँ है। जो हमारा पहला आदमी है वो 2 into 1 से आया है, दूसरा वाला जो है पोजीशन पे टर्म वो 2 into 2 से आया है, तीसरा वाला किससे आया है, 3 into 2 से। समझ गए। तो ऐसे आ रहा है, क्या ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या, यानी कि nth टर्म किससे आएगा, an की वैल्यू किससे आएगी, 2 into n से आ जाएगी ना। तो इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे, प्रोग्रेशन बोलेंगे, ठीक है ना। ये बेसिक सी चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट थी। यहाँ पर डी की बात ही नहीं है, डी डिस्टेंस नहीं, गैप होता है, गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिबोनाची सीरीज मैंने लिखी थी ना, 1 1 2 3 5 8, पेज के बॉटम पे दिख रहा होगा 1 1 2 5 3 8 डॉट डॉट डॉट, हैज नो विजिबल पैटर्न। क्या लिखा है, क्या इसमें कोई पैटर्न समझ में आ रहा था क्या, नहीं। बट द सीक्वेंस जनरेटेड बाय द रेकरेंस रिलेशन, इसको क्या बोलेंगे, क्या ये रेकरेंस रिलेशन से बनता है। अब इसका मतलब क्या है, देखो इंपॉर्टेंट है। अब मैं बताऊंगा क्यों फिबोनाची को सीक्वेंस बोला जाता है, प्रोग्रेशन नहीं बोला जाता। हालांकि कर्णव ने बोला कि सर इसमें पैटर्न नजर आ रहा है, पिछले दो को जोड़ेंगे तो अगला बनेगा, यही बोला था इसने। अभी देखो, इसको भी देखना और एक ये वाला भी देखो। ये हमारा फिबोनाची सीरीज है, फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। और ये हमारा एक प्रोग्रेशन आपको दे रहा हूं, कौन सा, ये देखो ये वाला,
अभी जो लिखा था 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन। ठीक है, इस फिबोनाची सीक्वेंस के लिए देखा जाए तो जैसे कर्णम ने बोला कि सर पैटर्न है, सर देखिए पिछले दो एलिमेंट को जोड़ेंगे तो तीसरा बनेगा। 1 + 1 किया 2, 2 + 1 किया 3, 3 + 2 किया 5, 5 + 3 किया 8। यानी कि इसको फिबोनाची सीक्वेंस नहीं फिबोनाची प्रोग्रेशन बोलना चाहिए था, लेकिन इसको प्रोग्रेशन नहीं बोल रहा पैटर्न होने के बावजूद। अब एक बात बताओ, क्या ये कोई पैटर्न है? पैटर्न तो वो होता है जो पूरे सिस्टम में हमेशा एक जैसा होता है और आपको भविष्य को पता करने में मदद करते हैं। इसमें पहला टर्म कौन है, दूसरा, तीसरा, 2 3 8। 5 8। कितने टर्म हो गए? 1 2 3 4 5 6, छठा टर्म आ गया। इसमें आपसे पूछ लूं 10वां टर्म कौन सा होगा, कैसे पता करोगे? क्या आप इसे बिना आगे सॉल्व किए पता कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। यानी कि इसमें आ रहा हर एक टर्म भी अपने आ रहे पहले के टर्म्स पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। इसीलिए इसको बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। क्या बोलते हैं? रेकरेंस। क्यों? ये अपने आ रहे अकर हो रहे एलिमेंट पर डिपेंड हो रहा है। समझ गए? अब इसमें बताओ, ये 2 है, ये 4 है, ये 6, ये छठा टर्म है। बताओ 10वें प्लेस पर जो टर्म आएगा वो कौन सा होगा? 20। 20। देखा, यहां पता कर लिए ना। तो क्या वो पैटर्न आगे जाके 100 प्लेस को भी पता करने में मदद कर रहे हैं? कर रहे हैं ना। तो इसलिए इसे प्रोग्रेशन बोलेंगे, इसे नहीं बोलेंगे। समझ गए बात? ये बिना पिछला सॉल्व हुए आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन ये पिछला सॉल्व हो चाहे ना हो आगे बढ़ने की काबिलियत रखता है। समझ गए बात? इसलिए इसको प्रोग्रेशन बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे। समझ गए? ध्यान रखना। और इसको रेकरेंस इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें आ रहा हर एक टर्म, nth टर्म अपने पिछले के दोनों टर्म यानी कि an-1 प्लस an-2 के बराबर है। n की वैल्यू जैसे मान लो ले लो 5, पांचवें प्लेस पर कौन है? 5। और n-4, 5-4 चौथे प्लेस पर कौन है? 3। और तीसरे प्लेस पर कौन है? 2। 3 + 2 करोगे तो 5 आएगा कि नहीं? हाँ तो होने दो ना। A6 ले लो, A6 पता करना है तो A6 की वैल्यू क्या A5 + A4 के बराबर होगी या नहीं होगी? होगी ना। तो n की वैल्यू 6 ली तो 6 - 1 5 एंड 6 - 2 4। क्लियर हुआ बात? तो क्या ये पिछले के एलिमेंट्स पे डिपेंड कर रहा है ना, तो इसीलिए इसको रेकरेंस बोलते हैं। समझ गए बात? आगे बढ़ो। एक्सरसाइज पहली वाली में कुछ है नहीं कराने को, इसीलिए मैं इसमें ज्यादा कुछ कराऊंगा नहीं। कॉन्सेप्ट समझ लो अभी सारा, देख लो पहले इधर। अब इधर आ जाओ, नेक्स्ट पेज नंबर 179 पर क्या लिखा है? 179 पर क्या है? इन द व्यू ऑफ above sequence can be regarded as a function whose domain is the set of natural number or some subset of it, and sometimes we use the functional notation an or for an। ठीक है ना। तो समझ में आया ये लास्ट वाला पैरा क्या लिखा है? लास्ट वाला पैरा पढ़िए पेज नंबर 179 पर, पेज का लास्ट नहीं, जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसका लास्ट। ठीक है ना। क्या लिखा है? इन द व्यू ऑफ अबव अ सीक्वेंस कैन बी रिगार्डेड एज अ फंक्शन whose domain is the set of natural number and or some subset of it. Sometime we use the functional notation an। okay, समझ में आया ये लाइन? सीक्वेंस हमारा क्या होता है? एक फंक्शन होता है जो कई सारे सेट ऑफ एलिमेंट्स की मैपिंग कर देता है नेचुरल नंबर से। यानी कि पहला बंदा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। अल्टीमेटली आप किसी भी चीज की सीक्वेंस इसलिए बना दो ताकि आप फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकंड पर्सन या फर्स्ट ऑब्जेक्ट कौन है, सेकंड ऑब्जेक्ट कौन है, उसको रिकॉग्नाइज कर सको। तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन होना ही मैपिंग कहलाता है। ठीक है ना। इसलिए इसको सीक्वेंस बोलते हैं। ठीक है ना। मैप फंक्शन बोलते हैं क्योंकि ये मैपिंग कर देता है। आगे देखो, सीरीज।
सीरीज, सीरीज जैसे वेब सीरीज आती है, क्या उसका इससे कुछ लेना देना है? नहीं, ऑफ कोर्स है। पहले सीरीज समझते हैं, मैथ वाला सीरीज क्या है, फिर उस पे जाते हैं। देखो, जब आपको कोई सीक्वेंस दिया हो, ये एक सीक्वेंस है, इसमें कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? ए एन, कितने कितने टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? एन एलिमेंट्स हैं। इन सबको जोड़ दो, ठीक है? इसी को बोलते हैं सीरीज। समझ गए? सीरीज का मतलब जो भी सारे एलिमेंट्स दिए हैं उनको इस तरह लिखना ही सीरीज कहलाता है। ये जो लिखा है ना, इसको सीरीज बोलते हैं। ये नहीं कि 2+4+6 लिखा है तो 2+4+6 सॉल्व करके आंसर बता दिया, उसको सीरीज नहीं बोलेंगे, उसको तो सम ऑफ सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सम ऑफ सीरीज। ठीक है ना? तो सीरीज और सम ऑफ सीरीज दोनों अलग अलग चीजें हैं। इस पूरी चीज को बोलते हैं सीरीज, और इसको सॉल्व करने पर जो इसका आंसर आएगा ना, उसको बोलेंगे सम ऑफ सीरीज। अंडरस्टूड? नहीं? समझ गए? जैसे कि ये वाला एक जो सीरीज था, अभी सीक्वेंस था आपका 2 4 6 8 10, ये मान लो ये जा रहा है यहाँ 12 तक, यहीं तक जा रहा है, ये 10 तक, यहीं 10 तक जा रहा है। तो इसको 2+4+6+8+10, इसको बोलेंगे सीरीज। लेकिन इसको सॉल्व करने पर आंसर क्या आएगा? 6+4 10 एंड 8+2 10, 10+10+10 कितना हो जाएगा? 30। तो कितना आया? 30। तो ये जो 30 है ना, इसको बोलेंगे सम ऑफ सीरीज। अंडरस्टूड? इतना क्लियर हुआ? बेसिक सा, ठीक है ना? तो कंफ्यूज मत होइएगा। तो आप अपने बुक में ध्यान दीजिए, रिमार्क दिया है एक, ठीक है ना, सीरीज के बाद। और इसी सीरीज को कई बार शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जाता है, समेशन ऑफ ऑल ए आई फ्रॉम 1 to n, ऐसे। यही है सीरीज, ठीक है ना? आया समझ में यहां तक? इस सीरीज को लिखा है मैंने, इसका जो आंसर आएगा उसको क्या बोलेंगे? सम ऑफ सीरीज। तो ये दो चीज में कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल, ठीक है ना? बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अब एग्जांपल नंबर 1 देख लो फट से, कोई डाउट है तो बोलो जल्दी से। हालांकि कुछ है नहीं बताने लायक इसमें। आवाज आ रही है ऑनलाइन? यस सर। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। देख लिया बेटा? आया 1 वाला तो बहुत इजी सा है ना, 11th के स्टैंडर्ड का नहीं है ये। बस रिकैप है एक छोटा सा ना। तो कल कल की क्लास में सब लोग, आप लोग जो क्लास 10th का एपी है एनसीईआरटी की बुक का, ठीक है ना, उसको पढ़ के उसके सवाल लगाइएगा, ठीक है ना? अच्छे हैं, आपके लिए अच्छा रहेगा। एनसीईआरटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी एक एनसीईआरटी बुक है, तो बहुत ज्यादा कनेक्ट होगी उससे, इसलिए। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, फिर वही चीज है। फाइंड द 28th टर्म, तो एन की वैल्यू 20 रख दिया, है ना?
दिख रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर 3 देखो, ये अच्छा है। क्या बोला? फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म एंड राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो क्या किया, पहले A1 निकाला, A2 निकाला, A3 निकाला, ठीक है ना। बट एक बात ध्यान रखना है इसमें। देखो, ये बोल रहा सर गूंज रही है। अब ठीक है। हाँ। ओके, पहले क्या दिया है, A1 इक्वल टू 1, और लास्ट बाद में क्या दिया है, AN इज इक्वल टू AN-1 प्लस 2। ये यानी कि अगर आप n की वैल्यू 2 से छोटी, n की वैल्यू 2 से छोटी क्या ले सकते हैं, यहां पर ये n क्या है हमारा, किस सेट से आया है, हाँ, नेचुरल नंबर। तो n की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो जब n की वैल्यू 1 लेंगे तो हमारा A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। लेकिन जब n की वैल्यू 2 या 2 से बड़ी लेंगे तो हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है, यानी कि A2 इज इक्वल टू A1-1 2-1 प्लस 2। तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस 2, A1 की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस 2 क्या आया, 3। तो A2 की वैल्यू क्या आई, 3। इसी तरह A4 A3 निकालेंगे, A4 निकालेंगे, A5 निकालेंगे। समझ गए बात, बाकी सब निकालेंगे। तो हो क्या रहा है इसमें, आंसर क्या आया, 3579। दिख रहा है। आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द गिवन फर्स्ट 5 टर्म। तो पांचों टर्म पता कर लिए, पहले शुरू के 5 टर्म पता कर लिए। अब आपको क्या बोला, राइट द कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज। ठीक है, पहले अच्छा इसका सीक्वेंस बना सकते हो, इसका सीक्वेंस कितने लोग बना सकते हैं, इसका सीक्वेंस यस बनाना है सर। हम लोग को। सीक्वेंस कैसे बनेगा, A1 लिख दो 1 3 पहले, 5 फिर A2 लिख दो, 8 फिर A3 8 लिख दो, 3 8 4 और 3 ऐसे 5। लिख दो। अब बताओ, अच्छा चलो मेरा एक क्वेश्चन है, 3 डॉट्स लगाया है ना, पता है ना क्यों, आ अब ध्यान दो, अब बताओ क्या ये इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है, ये वाला। बट ये रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है, इसीलिए इसको प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ही बोलेंगे। ये रेकरेंस रिलेशन है क्योंकि इसमें हर अगला आंसर पिछले वाले पे डिपेंड कर रहा है। जब आपको A2 पता होगा तब आप A3 पता कर पाओगे। मैं कहूँ A9 पता करो तो उसके लिए आपके पास A8 होना चाहिए, है ना। नहीं समझे बात। तो इसलिए ये यहाँ पर ये हमारा कहलाता है सीक्वेंस, ठीक है ना। बट ये प्रोग्रेशन नहीं है। प्रोग्रेशन क्यों नहीं है, समझ में आया बात। एक हमारे पास जनरल ट्रिक होने के बावजूद ये प्रोग्रेशन क्यों नहीं है, समझ में आया ना बात। क्योंकि इसका जो पैटर्न है वो एक तरह का रेकरेंस रिलेशन है, ठीक है। ऐसा पैटर्न जो रेकरेंस रिलेशन ना हो उस केस में उसे प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो पैटर्न है वो एक तरह का क्या है, रेकरेंस रिलेशन। क्या है, रेकरेंस रिलेशन, ठीक है ना, पिछले वाले पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सीक्वेंस बोलेंगे, प्रोग्रेशन नहीं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं, इसका क्या लिखना है आपको, सीरीज। तो सीरीज कैसे लिखोगे, 1+3+5+7+9+... इसको बोलते हैं सीरीज। आपसे बोला क्या, सम ऑफ सीरीज निकालो, नहीं ना, तो यही छोड़ देंगे। सम ऑफ सीरीज तो तब निकालते ना जब ये फाइनाइट होता, इनफाइनाइट का सम कैसे निकालोगे। और रामानुजम तो हो नहीं कि सभी नेचुरल नंबर को जोड़ के आंसर -1/12 दे दोगे, है ना। तो 9.1 देखिए, हे 9.1 देखिए, 9.1, हाँ
सीरीज तो तुम इनफाइनाइट तक लेके जाओगे ना। इसमें तो ये बोला कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म एंड राइट द गिवन सीरीज। ऐसे थोड़ी बोला राइट द सीरीज अप टू 5 टर्म्स, ऐसे बोला है क्या? समझ गए? 9.1 में सिर्फ एक क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट वाला बता रहा हूं मैं, कुछ है नहीं इसमें, सब में एन की वैल्यू डालनी है। ठीक है ना, इसीलिए कुछ बता नहीं रहा हूं। जितना कॉन्सेप्ट था, थ्योरी था, वो मैंने बता दिया अभी तक। ठीक है, अब देखो। क्या है क्वेश्चन नंबर 14? फिबोनाची सीक्वेंस अगेन। क्यों बता रहा हूं, ये कोई वजह होगी ना। हालांकि सॉल्व तो कर सकते हो, जितना काम करूंगा वो आप कर ही सकते हो। देखो जैसे कि क्या दिया है, कैसा नाम है, चाउमीन का नाम लग रहा है किसी ने, है ना? इस नाम से चाउमीन बेचेंगे तो बिक जाएगी। फिबोनाची सीक्वेंस, उन लोग को मेरा नाम भी किसी तरह का लगता होगा, है ना? A1 इक्वल टू A2 है। बस 5 मिनट ये वाला बता दूं, फिर आज क्लोज करते हैं यहीं पे। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, और लास्ट उसके बाद क्या दिया है सीक्वेंस? फॉर n ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, ये हो गया। अब आपको क्या बोला है? क्यों नहीं बोला, बताओ जरा। मुझे तो पता है इक्वल क्यों नहीं होगा, आप बताओ। A2 दिया है मैंने इसलिए। तो an+1, आपको क्या बोला है कि an+1 अपॉन an निकालो फॉर n इक्वल टू 1 2 3 अप टू 5 तक, है ना? निकाला जाए। पहले A1 बताओ, A1 की वैल्यू क्या है? A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 तक पता कर लेते हैं, चलो। A1 की वैल्यू कितनी है? 1। A2 की वैल्यू 1। A3 की वैल्यू कितनी है? 2 3 5 8 एंड 12। हो गया। नाउ फॉर कोई वजह होगी ना, मैंने टेबल बनाया है। अचानक से सोचा ही नहीं था कि स्टैट्स वाला जो टेबल वाला पार्ट है वो टेबल आ जाएगा यहाँ पर, है ना?